चैप्टर 71। जैसे ही वे अपनी बहस जारी रखते थे, अनन्य निजी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक युवा व्यक्ति अंदर आया। वह एक शानदार सूट पहने हुए था, जो परिष्कार और विशेषाधिकार की आभा बिखेर रहा था। उसकी तीखी आंखें कमरे को स्कैन करती रहीं जब तक कि वे नूह की मेज पर नहीं टिक गईं। वह वहां है, नोआ ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, नए आने वाले की ओर इशारा करते हुए। जय, आओ, हमारे साथ आओ। यद्यपि जय की स्थिति नोवा की तुलना में कम थी, फिर भी आप उसकी कीमत को कम नहीं आंक सकते। एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि जय के पिता उत्कल की शैक्षणिक संस्था के मालिक थे। यदि आप जय को अपमानित करते हैं तो आपको डिग्री प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिससे इंदिरा में अन्यत्र प्रवेश पाना कठिन हो जाएगा। जय ने शांत कदमों से आगे बढ़ते हुए अन्य संरक्षकों की सिर हिलाने और सम्मान भरी नजरों का स्वागत किया, जिन्होंने उसे शहर में प्रभावशाली युवा स्वामी के रूप में पहचाना। जय ने उनका अभिवादन किया और शालीनता से सीट पर बैठ गया। अमन पर चल रही इस चर्चा के बारे में सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सका। वह तो बहुत खतरनाक है ना? एक युवक ने जय की ओर देखते हुए कहा, मानो वह उसके इरादों को जानने की कोशिश कर रहा हो। नूह थोड़ा आगे झुका, उसकी अभिव्यक्ति विचारपूर्ण थी। तुम्हें पता है जय, एक अफवाह उड़ रही है कि अमन के पास तुम्हारे पिता के बारे में कुछ गंदगी हो सकती है, कुछ ऐसा जिसने उसे इस अप्रत्याशित सफलता तक पहुंचाया है। जय ने अपना संयम बनाए रखते हुए भौहें उठाईं। हालांकि मेरे पिता का व्यवहार हमेशा पारदर्शी नहीं होता, लेकिन मुझे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि अमन के पास इतना प्रभाव हो सकता है। मेरे पिता उससे निपटने वाले थे, लेकिन इस समय जय क्रोध से भर गया और बोला, मुझे यकीन है कि उस कमीने ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे वह पीछे हटने को मजबूर हुआ। सबसे पहले उसके सिर पर वार किया गया और अगले दिन जब वह उठा तो उसने पाया कि उसके कट्टर दुश्मन को छोड़ दिया गया है। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? वह भले ही प्रतिभाशाली न हो, लेकिन मूर्ख भी नहीं था। वह जानता था कि उच्च समाज कैसे काम करता है। इसके अलावा मैं उन पर नजर रख रहा हूं और उन पर नजर रख रहा हूं। कोई अमीर महिला उन्हें खाना नहीं खिला रही है, न ही कोई उनका समर्थन कर रहा है। उन्होंने सब कुछ खरोंच से बनाया है। खैर, आप जानते हैं कि ये चीजें कैसे होती हैं, एक और आदमी ने कहा। महत्वाकांक्षी नवोदित लोग अक्सर सीढ़ी चढ़ने के लिए रचनात्मक तरीके खोज लेते हैं। नूह ने धीरे से ठहाका लगाया और अपना ड्रिंक पी लिया। हाँ, बिल्कुल, लेकिन चाहे वह वहां कैसे भी पहुंचा हो, अंत में वह कुएं के तल पर पड़ा मेंढक ही है। आज उसे भले ही ध्यान मिल रहा हो, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी पृष्ठभूमि हमारे जैसी नहीं है। जय ने सोच समझकर सिर हिलाया। अगर वह हमारी लीग में पैठ बनाने में कामयाब हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमें अपने अगले कदमों पर सावधानी से विचार करना चाहिए। मेज पर बैठे अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप जय के आकलन से सहमति जताई। शायद, जय ने आगे कहा, हम उससे छुटकारा पा सके। नूह मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अनजान भावना की चमक थी। हमेशा आगे की सोचता हूं, जय। हालांकि नूह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह कुछ बुरे विचारों से खुद को नहीं रोक सका। वे कौन थे? वे सभी दूसरी पीढ़ी के धनी थे, जिन्होंने अपने परिवार के प्रभाव का लाभ उठाया और उसे बढ़ाया। हालांकि उनके कौशल असाधारण थे, लेकिन उनकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी जिसने कुछ नया बनाया हो। भले ही अमन हमेशा से ही नूह की नज़रों में एक मक्खी रहा हो, लेकिन जब से उसने एक बड़ी पार्टी आयोजित की थी, तब से वह उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। तब से उसे वह मक्खी पसंद नहीं थी। हालांकि तब से उन्होंने अमन को नज़रअंदाज कर दिया है। अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए नोआ ने जय की ओर देखा और दुखी होकर पूछा, तुम आपूर्ति बाधित क्यों नहीं कर देते और सब कुछ ठीक हो जाएगा? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं अकेले ही पूरी सप्लाई कैसे रोक सकता हूं? क्या वह बाहर जाकर उन्हें नहीं ला सकता? इसके अलावा एक छोटी सी दुकान को कितने की जरूरत होती है? जय ने मेज पर हाथ पटकते हुए जवाब दिया, यह अब छोटा नहीं रहा जाए। वे अब इसे एक निगम में बदल रहे हैं। जल्द ही वे अन्य शहरों में भी फैल जाएंगे और फिर अगर हम सिर्फ 1 या 2 शहरों को ब्लॉक कर दें तो इसे प्रबंधित करना मुश्किल हो जाएगा। जय की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं। कुछ दिन पहले तक यह सिर्फ छोटे छोटे कैफे थे। भारी बिक्री के बावजूद उन्हें इतनी बड़ी मात्रा की जरूरत नहीं थी, इसलिए वे आसानी से कहीं से भी अपना कच्चा माल मंगवा सकते थे। इसके अलावा पहले जैसी समस्या होने पर अमन कुछ दिनों के लिए दुकान बंद कर सकता था, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर वह व्यक्तिगत रूप से सब कुछ प्रबंधित नहीं कर सकता। इसके अलावा एफसाई का भी उपयोग करें, नूह ने सुझाव दिया। नहीं, हम अब ऐसा नहीं कर सकते, जय ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, यह याद करते हुए कि कैसे उसके पिता ने उसे इस बारे में चेतावनी दी थी। फिर नूह थोड़ा रुका और अपने गुंडों की ओर देखने लगा। जॉन, जेस्पर और केन
जो चुप थे, ने उसकी निगाहें देखीं। मैंने सुना है कि अमन के साथ आपकी कुछ समस्याएं थीं, कुछ व्यक्तिगत मतभेद थे। जॉन, जेस्पर और केन की आंखें चमक उठीं। हाँ, युवा मास्टर डॉट उस कमीने ने हमें पीटा और अपमानित किया। नोवा की भौहें एक क्षण के लिए सिकुड़ गईं। क्या वह एक कुशल लड़ाकू है? हम इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते। बात सिर्फ इतनी है कि उसके पास अच्छी सहज बुद्धि है और वह काफी फुर्तीला है। मैं समझ गया। नूह ने एक क्षण रुककर जय की ओर देखा। मुख्य सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। हो सकता है कि हम उनसे कुछ समस्याएं पैदा कर सकें। जब तक पर्याप्त अराजकता रहेगी, सब कुछ धीरे धीरे बिखर जाएगा। बिना अधिक अनुभव, पृष्ठभूमि और सहायता के मुझे यकीन है कि वह टूट जाएगा और फिर से उबर नहीं पाएगा। अप्रैल 2023 में कैलिफोर्निया में ईगल के माउंटेन व्यू कार्यालय में उत्साह का माहौल था, जब डेवलपर्स ईगल प्ले अवार्ड्स के लिए अपने ऐप्स जमा करने के लिए एकत्र हुए थे। कंप्यूटर और तकनीकी कर्मियों से भरे एक व्यस्त कमरे में अनुभवी डेवलपर मार्क ने सावधानीपूर्वक नामांकित ऐप्स की सूची तैयार की। ठीक है टीम, मार्क ने घोषणा की। आइए सबमिट करने से पहले सब कुछ दोबारा जांच लें। दुनिया भर के डेवलपर्स और डिजाइनरों की उनकी विविध टीम ने तुरंत सूची की समीक्षा शुरू कर दी। लंदन की एम्मा ने डिजिटल कलात्मकता के लिए एक ऐप कैनवस क्रिएट को अंतिम रूप दिया। टोक्यो की सारा ने सुनिश्चित किया कि क्रोनोलेंस, एक संवर्धित वास्तविकता समय प्रबंधन ऐप, तैयार हो। न्यूयॉर्क के माइकल ने हेल्थ सिंक के लिए नवीनतम अपडेट की पुष्टि की, जो एआई संचालित स्वास्थ्य विश्लेषण पर केंद्रित है। और अंत में वर्ष का अज्ञात घोड़ा था। अंतिम क्लिक के साथ मार्क ने नामांकन को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया और सूची को मुख्य जूरी को भेज दिया। ईगल प्ले अवार्ड्स की निर्णायक समिति की बैठक सिलिकॉन वैली के हृदय में स्थित ईगल टेक मुख्यालय के एक आधुनिक सम्मेलन कक्ष में हुई। गोलमेज पर 5 प्रतिष्ठित जज बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक ऐप विकास, उपयोगकर्ता अनुभव और तकनीकी नवाचारों में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रख्यात एआई शोधकर्ता और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. माया पटेल ने अपना टैबलेट पकड़ा और नवीनतम प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। एक सफल मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप के सीईओ डेविड चांग आगे झुके हुए थे। उनकी नज़र पूरी एकाग्रता के साथ स्क्रीन पर टिकी हुई थी। यूएक्स, यूआई विशेषज्ञ और एक अग्रणी डिजाइन कंसल्टेंसी की संस्थापक एमिली सैंटोस ने ऐप इंटरफेस को सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उसके सौंदर्य को परखा। अपने सूक्ष्म विश्लेषण के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइकल जॉनसन ने दिए गए ऐप के तकनीकी विवरणों की सूक्ष्मता से जांच की। सोफी ली, जो एक अनुभवी उद्यम पूंजीपति हैं तथा जिन्हें रुझानों को पहचानने का हुनर है, ने ऐप के बाजार प्रभाव और मापनीयता पर विचार किया। सभी को चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए लेटर्स इंक द्वारा आमंत्रित किया गया था। जैसे जैसे वे प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ऐप श्रेणी के लिए चुने गए ऐप्स पर विचार विमर्श करने लगे, माहौल हर पल गंभीर होता गया। डॉ. माया पटेल ने चर्चा की शुरुआत क्रोनोलेंस से की। संवर्धित वास्तविकता सुविधाएं प्रभावशाली हैं, उन्होंने कहा, जबकि उनकी आंखें स्क्रीन को स्कैन करती रहीं। वे उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि का वादा करते हैं। डेविड चांग अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर सोचने लगे। सच है, लेकिन मुझे शुरुआती नवीनता से परे इसके दीर्घकालिक आकर्षण के बारे में आश्चर्य है। एमिली सैंटोस ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति विचारशील थी। डिजाइन अद्भुत है, लेकिन इसका अनुप्रयोग काफी विशिष्ट लगता है। सोफी ली ने हेल्थ सिंक पर नेतृत्व संभाला। यह ऐप स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एआई का लाभ उठाता है, जो काफी नवीन है। फिर उन्होंने अपनी आवाज को संतुलित करते हुए कहा, लेकिन मुझे डेटा गोपनीयता के बारे में चिंता है। डॉ. पटेल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, गोपनीयता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उपयोगकर्ता डेटा अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। डेविड चांग ने कहा, इसमें संभावनाएं हैं, खासकर पहनने योग्य तकनीक के एकीकरण के मामले में, लेकिन क्या इसे व्यापक उपयोगकर्ता अपना सकेंगे? एमिली सैंटोस ने भौहें चढ़ाईं। और यहां एआई की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। हमें इसकी जांच करनी होगी। माइकल जॉनसन ने अपना ध्यान कैनवस क्रिएट की ओर लगाया। उन्होंने उत्साह से भरी आवाज में कहा, यह ऐप डिजिटल कला में क्रांति ला सकता है, लेकिन क्या इसमें व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अपील है? एमिली सैंटोस ने इंटरफेस की प्रशंसा करते हुए कहा, यह प्रभावशाली है, लेकिन इसकी मुख्यधारा की अपील अभी भी संदिग्ध है। माइकल जॉनसन ने पूछा, यह विभिन्न हार्डवेयर के लिए कितनी अच्छी तरह अनुकूलन करता है? सोफी ली ने सुझाव दिया, साझेदारी से इसके दायरे को व्यापक बनाने में मदद मिल सकती है। अंत में माइकल जॉनसन ने इको ट्रैक का परिचय दिया।
उन्होंने कहा, यह ऐप पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, जो सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि इसके डेटा मैट्रिक्स कितने सटीक हैं? डॉ. पटेल ने कहा, डेटा की सटीकता महत्वपूर्ण है। हमें इस पहलू पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। डेविड चांग ने कहा, सगाई की संभावना तो है, लेकिन इसकी बाजार पहुंच क्या होगी? एमिली सैंटोस ने इसके शैक्षणिक मूल्य की प्रशंसा की। जागरूकता के मामले में यह बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी मापनीयता चिंता का विषय हो सकती है। माइकल जॉनसन ने ऐप के बैकएंड का मूल्यांकन किया। इसके बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर की मापनीयता महत्वपूर्ण होगी। जब माइकल जॉनसन ने कोडजी पर पेश किया तो कमरे का ध्यान उधर चला गया। उन्होंने उत्साह से भरे स्वर में कहा, कोडजी पर क्रांतिकारी डेटा संपीड़न क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। सोफी ली ने सहमति में सिर हिलाया। अमन की टीम ने निश्चित रूप से कुछ ऐसा बनाया है जो अलग है। बाजार की तैयारी प्रभावशाली है। डॉ. पटेल की शैक्षणिक जिज्ञासा जागृत हुई। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि एल्गोरिदम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग डेटा सेट को कैसे संभालता है। डेविड चांग ने कॉडजिपर के प्रदर्शन का परीक्षण किया। कल्पना करें कि इसका मोबाइल गेमिंग और ऐप प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। एमिली सैंटोस ने इंटरफेस की प्रशंसा करते हुए कहा, उपयोगकर्ता अनुभव अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत है। यह जटिल कार्यों को भी सहज बना देता है। डेमो समाप्त होने पर माइकल जॉनसन ने एक प्रासंगिक प्रश्न उठाया, विभिन्न फाइल प्रकारों में मापनीयता और अनुकूलता के बारे में क्या? सोफी ली ने अमन की रणनीतिक दृष्टि पर विचार किया। नेक्स्ट जेन की मजबूत बाजार रणनीति एक मजबूत बिंदु है। अपने उच्च मानकों के लिए जानी जाने वाली डॉ. पटेल ने निष्कर्ष निकाला, कोडजिपर ऐप विकास में सच्चे नवाचार का प्रतीक है। एमिली सैंटोस ने भी इस बात पर सहमति जताई। यह व्यावहारिक है, कुशल है और आज के मोबाइल परिदृश्य की वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है। डेविड चांग ने कहा, इस ऐप में उद्योग जगत में नए मानक स्थापित करने की क्षमता है। सोफी ली ने कहा, अमन और नेक्स्ट जेन अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता के हकदार हैं। डॉ. पटेल ने सहमति में सिर हिलाया। सर्वसम्मति से नेक्स्ट जेन का कॉडजिपर सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव ऐप पुरस्कार के लिए हमारी पसंद है। अपना निर्णय लेने के बाद निर्णायक गण पुरस्कार समारोह के लिए तैयार हो गए। वे अमन को देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक ऐसा ऐप चुना है जो न केवल तकनीकी रूप से प्रभावित करता है, बल्कि तकनीकी उद्योग में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का भी वादा करता है। और इसके साथ ही 1 महीना तेजी से बीत गया। 1 महीने के भीतर बहुत सारी चीजें घटित हुईं। अमन ने अपने कौशल में लगातार प्रगति की। उनकी प्रोग्रामिंग कौशल उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, एक ऐसी मिसाल जो उन्हें वर्तमान दुनिया के शक्तिशाली कोडर में से एक बनाने के लिए पर्याप्त थी। सिस्टम, आंकड़े, होस्ट, अमन, शुद्ध मूल्य 100 मिलियन यूएसडी, एसपी 11 to 300, आंकड़े, ताकत 14, निपुणता 12, जीवन शक्ति 13, इच्छा शक्ति 29, खुफिया 19, आकर्षण 18, करिश्मा 26, कौशल, अत्यधिक समझ अधिकतम, अंतर्दृष्टि, उत्कृष्ट प्रोग्रामिंग कौशल 230,000 5000, प्रोफेशनल हैकिंग 600,000, शुरुआती पाककला 21,100, व्यावसायिक शैक्षणिक कौशल 179,250, इंटरमीडिएट गणितज्ञ 201,250, इंटरमीडिएट बिजनेस मैनेजमेंट 90,250, इंटरमीडिएट स्टॉक विश्लेषण 234,250, इंटरमीडिएट फाइटिंग 250,000 250,000। अमन चाय के कारोबार की देखभाल करते हुए अपना समय आनंदपूर्वक बिता रहा था। स्पिरिट विटलाइजिंग टी बहुत ही अद्भुत थी। एक पौधे से लेकर यह सिर्फ 1.5 महीने में ही काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा वहां एक जादुई प्रभाव था जिसे केवल उसने ही अपनी अंतर्दृष्टि के कारण महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा को स्फूर्ति देने वाली चाय ठंडी हवा को तीव्रता से सोख रही हो। हालांकि कई लोग इसे देख नहीं सकते थे, लेकिन इसे छूने वाले को ऐसी ठंड का एहसास होता था जो लगभग सुन्न कर देती थी, जिसके कारण उन्हें उन श्रमिकों के लिए दस्ताने जैसी कई चीजों का प्रबंध करना पड़ता था जो इन्हें संभालते थे। इससे प्राप्त चाय को गर्म पानी में रखना पड़ता है और फिर उसे भूनना या पकाना पड़ता है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। अगर यह इस प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाता है और कोई सीधे चाय की पत्तियों को तोड़कर पीता है तो ठंड लगने से उसका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। अपने पहले प्रयास को नष्ट न होने देने के लिए अमन वहीं रुका और सावधानीपूर्वक सब कुछ देखता रहा। उसने चाय के जो पौधे मजदूरों को दिए थे उन्हें परिष्कृत करके उसे वापस बेच दिया।
वह चाहता था कि मजदूर पौधे खुद इस्तेमाल करें या खुद ही अच्छे दामों पर बेच दें, लेकिन मजदूरों ने उसे बहुत कम दामों पर बेच दिया। हालांकि शुरू में उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन चाय बेचने की उनकी उत्सुकता को देखते हुए उन्हें लाचारी में उनसे चाय खरीदनी पड़ी। और इस प्रकार अब उनके पास चाय की पत्तियों का एक विशाल भंडार जमा हो गया था, जो पूरे 1 वर्ष तक चल सकता था। अमन कुछ देर तक चीजों की निगरानी करने के लिए वहीं रुक गया। वह रयान पर तुरंत सब कुछ थोपना नहीं चाहता था। हालांकि वफादारी अनुबंध ने किसी भी तरह के विश्वासघात के बारे में चिंताओं को कम कर दिया था, अमन को अभी भी यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि रयान काम ठीक से कर सके। इसके अलावा यह न भूलें कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें स्पिरिट वाइटलाइजिंग टी की खेती का पूरा ज्ञान था। जैसा कि अनुमान था, रयान अचानक नौकरी में हुए परिवर्तन से परेशान था, क्योंकि वह इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। और अगर अमन को उसे 10 के पैमाने पर आंकना होता, तो यदि वह उदारता दिखा रहा होता तो वह 6 अंक देता, अन्यथा ईमानदारी से कहें तो वह 4 अंक देता। तथापि एक जासूस होने के नाते तथा अच्छे अवलोकन कौशल के कारण रयान की प्रगति अमन को काफी ध्यान में आई। रयान ने कुछ ही समय में ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसे मजदूरों और आसपास के लोगों से सराहना भी मिली। अमन ने परिवहन के उद्देश्य से कुछ ट्रक और ड्राइवर साथ लाए, यह सोचकर कि चूंकि वह वहां है इसलिए सभी छोटे मोटे काम निपटा लेना बेहतर होगा। कौन जानता था कि चाय को उक्त गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय बाद में चाय के परिवहन का जिम्मा संभालने वाला ड्राइवर उसे कहीं और भेज देगा। और यदि ड्राइवर ने कुछ अवैध पदार्थ रख लिए और अधिकारियों ने उसका सामान जब्त कर लिया तो क्या होगा, जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अमन धीरे धीरे उच्च समाज की संस्कृति में ढल रहा था, जहां इस तरह की चालें आम बात थीं। बस कुछ पैसे फेंको और काम पूरा करो। जब बात मानवीय लालच की आती है तो दुष्टता और विश्वासघात की कोई सीमा नहीं होती। इन सब से गुजरते हुए अमन सिर्फ दिवास्वप्न नहीं देख रहा था और न ही एक आलसी की तरह अपने दिन बिता रहा था। इस बीच उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग कौशल पर काम किया और एक अन्य ऐप लेकर आए, ब्रीच प्रोटेक्टर। कॉडजिपर बनाते समय उन्होंने पाया कि इसका उपयोग सिस्टम को एक ढाल के रूप में ढकने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें अभी भी कई खामियां थीं। फायरवॉल सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ संपीड़न का उपयोग करना उपयुक्त नहीं था। फायरवॉल एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, घुसपैठ का पता लगाने, रोकथाम प्रणाली और उल्लंघनों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित अपडेट जैसी मजबूत सुरक्षा प्रथाओं पर निर्भर थे। अनधिकृत पहुंच या हमलों से संवेदनशील डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के लिए ये उपाय जरूरी थे। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग एक और ऐप और सॉफ्टवेयर तैयार करने में किया। सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए अमन ने आधुनिक साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए प्रत्येक घटक को सावधानीपूर्वक लिखा। एन्क्रिप्शन फोर्टिफिकेशन। अमन की पहली उपलब्धि ब्रीच प्रोटेक्टर में एस एन्क्रिप्शन मानकों का एकीकरण था। इस मजबूत एन्क्रिप्शन ने यह सुनिश्चित किया कि फायरवॉल सिस्टम के भीतर संवेदनशील डेटा किसी भी अनधिकृत पहुंच के लिए अभेद्य बना रहे, चाहे खतरे कहीं से भी उत्पन्न हुए हों। सतर्क डेटा प्रवाह निगरानी। निरंतर सतर्कता के महत्व को समझते हुए अमन ने डेटा के प्रवाह और बहिर्वाह की सावधानीपूर्वक निगरानी करने के लिए ब्रीच प्रोटेक्टर को इंजीनियर किया। डीप पैकेट इंस्पेक्शन डीपी और परिष्कृत व्यवहार विश्लेषण के माध्यम से एप्लीकेशन हर बाइट को ट्रैक करेगा, वैध ट्रैफिक और संभावित खतरों के बीच अंतर करेगा। वास्तविक समय खतरे का पता लगाना। किसी भी हमले को पहले से ही विफल करने के लिए अमन ने वास्तविक समय की चेतावनी प्रणाली को शामिल किया, जहां ब्रीच प्रोटेक्टर किसी भी संदिग्ध गतिविधि जैसे कि अनधिकृत पहुंच के प्रयास या डेटा ट्रांसमिशन में विसंगतियों को तुरंत चिह्नित कर देगा। ये अलर्ट सिस्टम प्रशासकों से सहज रूप से संबंधित थे, जिससे उभरते खतरों के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं सशक्त हुईं। व्यापक ट्रैकिंग और ऑडिटिंग। अमन की सरलता ने ब्रीच प्रोटेक्टर के भीतर एक व्यापक ट्रैकिंग और ऑडिटिंग प्रणाली विकसित करने में भी योगदान दिया, जो सभी डेटा निर्यातों को सावधानीपूर्वक लॉग करेगा, एक ऑडिट ट्रेल बनाएगा जो फोरेंसिक विश्लेषण के लिए आवश्यक था और सुरक्षा उल्लंघनों की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। भू स्थान निपुणता। अमन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ब्रीच प्रोटेक्टर की आउटगोइंग डेटा के गंतव्य देश को निर्धारित करने की क्षमता को बढ़ाना था। उन्नत आईपी जियोलोकेशन तकनीकों का लाभ उठाकर एप्लीकेशन सटीक रूप से यह पता लगा सकता है कि डेटा कहां प्रेषित किया गया था, जिससे विनियामक अनुपालन आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाया गया और सुरक्षा निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया गया। हालांकि यह अंत नहीं था। अपने काम में तल्लीन अमन ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा कि वह बात को बहुत आगे ले गए थे।
उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजना बनाई थी जो दुर्भावनापूर्ण निर्देशों के घुसपैठ से सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी प्रणाली जोड़ दी थी जो आयातित और खोजे जाने वाले सभी डेटा को ट्रैक और मॉनिटर कर सकेगी। उन्होंने एक और प्रारंभिक कोड पेश किया और ट्रैकिंग तंत्र का एक पूरी तरह से अलग सॉफ्टवेयर मॉडल विकसित किया। आईपी एड्रेस मॉनिटरिंग ब्रीच प्रोटेक्टिव फायरवॉल सिस्टम तक पहुंचने वाले आईपी पतों की निगरानी करेगा और संदिग्ध गतिविधियों या अनधिकृत पहुंच प्रयासों का पता लगाने के लिए आने वाले और जाने वाले कनेक्शनों को ट्रैक करेगा। यदि आप अर्थ से अवगत नहीं हैं तो यहाँ एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है। डेनियल ऑफ सर्विस डॉस डिटेक्शन डोस हमलों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए विसंगति पहचान तकनीकों का उपयोग करता है। यह वैध और दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक के बीच अंतर करने के लिए ट्रैफिक पैटर्न और व्यवहार की निगरानी करता है, जिससे सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। व्यवहार विश्लेषण सामान्य व्यवहार से विचलन का पता लगाने के लिए डेटा एक्सेस और ट्रांसमिशन के पैटर्न का विश्लेषण करता है। यह फायरवॉल सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले संभावित अंदरूनी खतरों या बाहरी हमलों की पहचान करने में मदद करता है। वास्तविक समय अलर्ट संदिग्ध गतिविधियों या उल्लंघनों का पता लगने पर तत्काल अलर्ट और सूचनाएं उत्पन्न करता है। अलर्ट सिस्टम प्रशासकों या नामित कर्मियों को त्वरित जांच और प्रतिक्रिया के लिए भेजे जाते हैं। ब्रीच प्रोटेक्टर सुरक्षित फायरवॉल प्रबंधन और डेटा मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। AES उन्नत एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एक व्यापक रूप से प्रयुक्त एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम जो अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करने में सक्षम है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन DP नेटवर्क फायरवॉल से गुजरते समय डेटा पैकेट की सामग्री का निरीक्षण और विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त एक विधि जो पैकेट सामग्री के आधार पर विस्तृत निरीक्षण और फिल्टरिंग को सक्षम बनाती है। व्यवहार विश्लेषण सामान्य व्यवहार से विचलन का पता लगाने के लिए डेटा एक्सेस और ट्रांसमिशन के पैटर्न का विश्लेषण करने की प्रक्रिया जो संभावित सुरक्षा खतरों या विसंगतियों का संकेत दे सकती है। वास्तविक समय अलर्ट सुरक्षा प्रणाली या अनुप्रयोग द्वारा तत्काल सूचनाएं उत्पन्न की जाती हैं जो संभावित सुरक्षा घटनाओं या संदिग्ध गतिविधियों के बारे में प्रशासकों या उपयोगकर्ताओं को सचेत करती हैं। ट्रैकिंग और ऑडिटिंग परिभाषा ऑडिट ट्रेल बनाने के लिए सिस्टम या नेटवर्क के भीतर गतिविधियों की निगरानी और रिकॉर्डिंग करना, इससे जवाबदेही बनाए रखने, सुरक्षा उल्लंघनों का पता लगाने और फोरेंसिक जांच को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है। आईपी जियोलोकेशन इंटरनेट से जुड़े किसी डिवाइस या आईपी पते की भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की तकनीक। यह डेटाबेस या सेवाओं का उपयोग करता है जो आईपी पतों को विशिष्ट भौगोलिक स्थानों पर मैप करते हैं। SIEM सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन एक प्रौद्योगिकी समाधान जो नेटवर्क पर विभिन्न स्रोतों से सुरक्षा घटना डेटा को एकत्रित और विश्लेषित करता है ताकि कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान की जा सके, खतरों का पता लगाया जा सके और घटना प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। डेटा लीकेज रोकथाम DLP तकनीक और उपकरण जो संवेदनशील डेटा को बिना अनुमति के नेटवर्क परिधि के बाहर प्रसारित होने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे डेटा उल्लंघनों से सुरक्षा मिलती है। घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली IDS एक सुरक्षा प्रणाली जो संदिग्ध गतिविधियों या नीति उल्लंघनों के लिए नेटवर्क ट्रैफिक पर नजर रखती है। संभावित सुरक्षा खतरों या अनधिकृत पहुंच प्रयासों का पता चलने पर यह अलर्ट उत्पन्न करती है। घुसपैठ रोकथाम प्रणाली IPS एक उन्नत सुरक्षा तकनीक जो न केवल संदिग्ध गतिविधियों या नीति उल्लंघनों का पता लगाती है बल्कि नेटवर्क या सिस्टम के भीतर उन्हें सक्रिय रूप से अवरुद्ध या होने से रोकती भी है। अमन बागान में एक ऊंचे पेड़ की छाया में खड़ा था। उसके चारों ओर बच्चों का एक समूह था जो पुराने बक्सों और लकड़ियों से बने अस्थायी बेंचों पर उत्सुकता से बैठे थे। बच्चों ने अमन का भाषण ध्यानपूर्वक सुना, मानो उन्हें सम्मोहित कर दिया गया हो। बागान का मालिक होने के बावजूद अमन व्यवहारिक था और बच्चों को सच्चे उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाता था। वास्तव में उन्हें बच्चों पर दया आती थी क्योंकि उन्हें पता था कि आस-पास कोई अच्छा स्कूल नहीं था। निकटतम विद्यालय 16 किमी दूर था, ठीक माता पिता की पीढ़ी की कहानी की तरह। ठीक है बच्चों, चलो आज कुछ बुनियादी गणित से शुरू करते हैं, अमन ने एक छोटा सा चॉकबोर्ड उठाते हुए कहा। कौन मुझे बता सकता है कि एक टोकरी भरने के लिए हमें कितनी चाय की पत्तियां इकट्ठी करनी होंगी? एक शर्मीले लड़के ने संकोच से अपना हाथ उठाया। हम 50 पत्ते सर। अमन गर्मजोशी से मुस्कुराया। यह सही है। अब अगर प्रत्येक टोकरी में 5 किलोग्राम चाय की पत्तियां हैं तो अगर हम 200 पत्तियां इकट्ठा करें तो हम कितनी टोकरियां भर पाएंगे? बच्चों ने एकाग्रता में अपनी भौहें सिकोड़ लीं और चुपचाप हिसाब लगाने लगे। एक पल के बाद एक लड़की ने आत्मविश्वास से अपना हाथ उठाया।
40 टोकरियां सर। बहुत बढ़िया, अमन ने प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया। अब थोड़ा विज्ञान की ओर चलते हैं। मुझे कौन बता सकता है कि चाय के पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता क्यों होती है? कुछ हाथ उठे और अमन ने आगे की पंक्ति में बैठी एक लड़की की ओर इशारा किया। हाँ, सारा? सारा ने उत्तर दिया। सूर्य का प्रकाश चाय के पौधों को प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, अमन ने प्रभावित होकर कहा। और पानी के बारे में क्या? चाय जैसे पौधों को पानी की क्या जरूरत है? एक अन्य लड़के ने कहा, उन्हें मिट्टी से पोषक तत्वों को पत्तियों और फूलों तक ले जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया, अमन ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम बच्चे वाकई बहुत होशियार हो। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, अमन ने भौतिकी की मूल बातें समझाईं और दिखाया कि कैसे चरखी और लीवर जैसी सरल मशीनें बागानों से उदाहरणों का उपयोग करके काम करती हैं, जिसे वे आसानी से समझ सकते थे। बच्चों ने ध्यान से सुना। नई अवधारणाओं को समझते हुए उनके चेहरे समझ से चमक उठे। अहम। पढ़ाई के बीच में अमन एक हल्की खांसी सुनकर रुक गया। बगल में देखने पर उसने देखा कि रयान हाथ जोड़े खड़ा है। अमन ने सिर हिलाया और बच्चों की ओर देखा। पाठ समाप्त करने के बाद अमन ने बच्चों को एक घेरे में इकट्ठा किया। याद रखें, सीखना एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। सवाल पूछते रहें और अपने आस पास की दुनिया की खोजबीन करते रहें। बस आज के लिए बस इतना ही। एक छोटी लड़की ने शर्म से अमन की आस्तीन खींची। हमें पढ़ाने के लिए धन्यवाद सर। मेरे पिताजी कहते हैं कि आप अब तक के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। अमन ने उसके बालों को धीरे से सहलाया। उसके शब्दों से उसका दिल खुश हो गया। आपका स्वागत है और याद रखें, आप जो भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। मेहनत से पढ़ाई करो और महान बनो। जब बच्चे तितर बितर हो गए, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। अमन अपने हृदय में तृप्ति की भावना के साथ उन्हें जाते हुए देख रहा था। इसके अलावा इस अनुभव ने उन्हें शिक्षण कौशल भी प्रदान किया और आश्चर्यजनक रूप से इससे उनके शुरुआती नेतृत्व कौशल में 70% की वृद्धि हुई। बच्चों के जाने के बाद रयान अमन के पास गया, जो अभी भी बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अमन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ करते हुए रयान ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, अरे बॉस, अगली पीढ़ी को सिखा रहे हो कि इस जगह को कैसे चलाया जाए। अमन रयान की ओर मुड़ा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। यकीन मानिए रयान, ये बच्चे हमारे भविष्य के मैनेजर और वैज्ञानिक हैं। पढ़ाते समय आप अच्छे लगते हैं, साथ ही आपको ये बच्चे बहुत पसंद हैं, तो आप शिक्षक क्यों नहीं बन जाते? अमन हंसा। मैं जो चाहता हूं वह सिर्फ पढ़ाने से हासिल नहीं हो सकता। वह रुका और रहस्यमयी मुस्कान दी। वह समाज को तकनीकी, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पुनर्परिभाषित करना चाहते थे। यह सब एक कमजोर सपना जैसा लग रहा था, लेकिन प्रत्येक दिन जैसे जैसे वह काम करता गया और आगे बढ़ता गया, उसका लक्ष्य वास्तविक जीवन के करीब होता गया। रयान ने हंसते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ जरूरी जानकारी देने आया हूं। अमन का माथा थोड़ा सा सिकुड़ गया जब वह याद करने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं कुछ भूल गया? रयान ने चिढ़ाते हुए भौहें उठाई। तुम्हें पता है, मारिया नाम की उस औरत ने मुझे फोन किया और बहुत कोसा और पूछा कि तुम यहां कब तक रहोगे। रयान के हाव भाव पर नजर डालते हुए अमन मारिया के चेहरे की कल्पना कर सकता था, मानो वह उस पर चिल्ला रही हो। तुम वहां कब तक रहोगे, कमीने? अमन ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। मैं कुछ दिनों में चला जाऊंगा, लेकिन कोई जरूरी बात है? रयान ने सिर हिलाया। मिस आर्या ने भी फोन किया और आपसे संपर्क करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी पूछा कि आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अमन ने अचानक याद करते हुए अपनी उंगलियां छटकाईं। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद रयान, मैं अभी जाकर इसकी जांच करूंगा। जरूर बॉस, रयान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस शिक्षक होने में इतना मत उलझो कि तुम भूल जाओ कि तुम अब 2 बड़ी फर्म चला रहे हो। अमन ने सिर हिलाया। उसका व्यवहार फिर से व्यावसायिक मोड में आ गया। समझ गया। धन्यवाद रयान, मैं इसे संभाल लूंगा। रयान के जाने के बाद वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बॉस के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अमन का समर्पण और बच्चों के प्रति उसकी करुणा दोनों ही काबिले तारीफ थी। ऐसे ही पलों ने रयान को याद दिलाया कि उसे अमन के साथ काम करने में क्यों मजा आता है। कई अन्य लोगों के विपरीत उन्होंने पाया कि अमन वास्तव में मानवीय था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या अमन इस तरह रह सकता है, क्योंकि उसे उन चुनौतियों के खिलाफ खड़ा होना था जिनका सामना व्यवसाय में करना पड़ता है। जहां तक भविष्य का प्रश्न है, केवल ईश्वर ही जानता है। अपने दफ्तर में वापस आकर अमन ने अपना फोन उठाया और आर्या को फोन किया। उसने पहले आर्या से बात करने का फैसला किया और मारिया से भी।
चलो उसे नज़रअंदाज कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वह मूड खराब कर दे। हेलो मिस आर्या, क्या है? क्या ऐप में कोई समस्या है? अब तुम्हें याद आया कि तुम एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हो, है ना? एवान आर्या की बातें सुनकर थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वह नाराज लग रही थी। माफ करना मिस, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यहां सब कुछ व्यवस्थित है, इसलिए मैं थोड़ी देर और रुका। मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। तुम्हें जल्दी से यहां वापस आना होगा। मैं समझता हूं, लेकिन स्थिति क्या है? अमन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कोई समस्या नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। वास्तव में यह एक खुशी का अवसर है। आर्या का स्वर थोड़ा नरम हो गया। खुश? अमन ने संदेह से कहा। क्या आप ईगल प्ले अवार्ड्स के बारे में जानते हैं? हाँ, तो बधाई हो अमन। कॉर्जिपर ने पुरस्कार जीत लिया है और हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लिबर्टी में आमंत्रित किया गया है। अमन का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया और वह घबरा कर चीख पड़ा। क्या बकवास है? अमन एरिया का फोन आने के बाद मारिया को बताए बिना ही वापस लौट आया। उसके पास फोन पर राक्षसी से निपटने की ताकत नहीं थी। और इस तरह घातक चट्टानों के बीच से एक और यात्रा शुरू हुई जिसने अमन को किनारे पर ही रखा। दिमाग हिला देने वाली यात्रा के बाद जैसे ही वे बीबीएसआर में दाखिल हुए, उन्होंने जांच कराने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके सभी अंग अभी भी अपने सही स्थान पर हैं। हाँ, यही मुख्य कारण था कि अमन उस जगह से बाहर निकलने में अनिच्छुक था। ड्राइवर बहुत ही हिम्मत वाला लग रहा था और अमन के लिए यह बहुत ज्यादा था। कई बार तो उसने छोटे छोटे पत्थरों को खतरनाक रूप से पास से गुजरते हुए देखा था और वे इतने बड़े थे कि विंडशील्ड को चकनाचूर कर सकते थे। लेकिन अब जब उसने यहां अपना सारा काम पूरा कर लिया है, तो उसने कसम खाई है कि वह जल्द ही इस जगह पर नहीं आएगा। अगले दिन वह अपने कार्यालय गए, जहां कर्मचारी सम्मान और विस्मय से खड़े थे। अमन का दिल गर्व से फूल गया जब वह उनके पास से गुजरा। उसके जाने के बाद उसके पीछे हवा में धीमी फुसफुसाहट और फुसफुसाहटें भर गईं। शुरू में तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि वह कौन है, लेकिन जैसे ही सुरक्षा गार्ड ने अमन को सलामी दी, सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कंपनी की स्थापना के बाद से यह पहली बार था जब अमन कंपनी में आया था। आईटी विभाग के मुख्य लोगों और कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर ज्यादातर नए कर्मचारियों ने अपने बॉस को देखा भी नहीं था। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा बॉस इतना युवा है। हाँ, और वह बहुत सुंदर है। लड़कियां मुग्ध दृष्टि से उछल पड़ीं, जबकि कुछ वरिष्ठ पुरुष अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछते हुए विलाप करने लगे। मेरा बच्चा भी मेरी ही उम्र का है, लेकिन वह अपना पूरा दिन पब खेलने में बिताता है। कम से कम वह कुछ तो कर रहा है, मेरी लड़की के विपरीत, जो टिक टैक पर घटिया वीडियो बनाती है या रीलों के लिए खुद को बेचती है। अपने विशाल कार्यालय केबिन में प्रवेश करते हुए, जिसे अभी तक अछूता छोड़ दिया गया था, अमन ने एक सीट ली और आर्या को बुलाया। तो तुम अंततः उस जगह से बाहर निकलने को तैयार हो? आर्या ने ठंडे स्वर में पूछा। मिस आर्या, यह जगह बसने के लिए काफी अच्छी थी। यह जीवन में एक अच्छा बदलाव था। इसे एक छोटी छुट्टी की तरह समझिए। साथ ही मैंने एक नया सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है। उसकी भौहें ऊपर उठी देखकर अमन ने आगे कहा। कॉर्जिपर के विपरीत यह वास्तव में दुनिया को हिलाकर रख सकता है और संभवतः हमें अरब या शायद उससे भी अधिक मूल्य की कंपनी बना सकता है। आर्या के कान खड़े हो गए और उसकी व्यावसायिकता जाग उठी। अन्य विचारों को एक तरफ रखकर उसने सॉफ्टवेयर के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। अमन ने अपना लैपटॉप निकाला और आर्या को संक्षिप्त प्रदर्शन देते हुए सारी बातें बताईं। उसने जल्दी से टाइप किया और एक फाइल खोली। कुछ ही टैप में वो ऑफिस के मेनफ्रेम सर्वर से जुड़ गया। अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। जैसे ही अमन अपने कार्यालय के मेनफ्रेम सर्वर से जुड़ा, प्रोटेक्टर सिस्टम चालू हो गया, जिसके बाद उसकी स्क्रीन पर लाल रंग के चमकते बिंदु दिखाई दिए जो नेटवर्क में संभावित खतरों का संकेत दे रहे थे। सूचनाएं आने लगीं जिनमें दुर्भावनापूर्ण मैलवेयर और ट्रोजन की खोज पर प्रकाश डाला गया जो सिस्टम में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। क्या? अमन की अभिव्यक्ति एक पल के लिए स्थिर हो गई। अमन ने अलर्ट का विश्लेषण करते हुए गंभीर मुद्रा अपनाई। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं और प्रोटेक्टर द्वारा दी गई विस्तृत रिपोर्ट को पढ़ रही थीं। प्रत्येक अधिसूचना से छोटे पैमाने पर किए गए लेकिन संभावित रूप से हानिकारक हमलों के प्रयासों का पता चला, जिनका उद्देश्य फायरवॉल की कमजोरियों का फायदा उठाना था। अज्ञात आईपी पते से संदिग्ध नेटवर्क गतिविधि की पहचान की गई। आने वाले डेटा पैकेट में संभावित गैर हानिकारक मैलवेयर का पता चला। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटी सी भेद्यता को चिह्नित किया गया। सर्वर पोर्ट को लक्ष्य करके एक निम्न स्तरीय घुसपैठ का प्रयास पाया गया। इस बीच एरिया, जो दूर से स्थिति पर नजर रख रही थी, अमन की तरफ से अलर्ट देखकर तुरंत हरकत में आ गई।
उसने अपने सुरक्षित स्थान से दूर से उसी सिस्टम को एक्सेस किया, ब्रीच प्रोटेक्टर की उन्नत क्षमताओं का लाभ उठाते हुए जिसे अमन ने हाल ही में विकसित किया था। आखिर क्या हो रहा है? अमन ने हैरानी से पूछा। शांत किंतु एकाग्र भाव से आर्या ने समझाना शुरू किया। अमन, ये नोटिफिकेशन संकेत देते हैं कि हमारे फायरवॉल को कई गैर हानिकारक लेकिन संभावित रूप से विघटनकारी हमलों द्वारा लक्षित किया गया था। वे प्रवेश बिंदुओं का फायदा उठाने और हमारी सुरक्षा का परीक्षण करने का प्रयास कर रहे थे। सौभाग्य से हमारी अपडेट की गई फायरवॉल सेटिंग्स और वास्तविक समय की निगरानी ने इन खतरों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोक दिया था। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए स्थिर स्वर में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण दिया। मैंने तुरंत ही उन्नत घुसपैठ का पता लगाने वाले नियमों को लागू किया और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एन्क्रिप्शन की अतिरिक्त परतों को सक्रिय किया। मेलवेयर और ट्रोजन को आगे के विश्लेषण के लिए हमारे सैंडबॉक्स वातावरण में समाहित और पत्ता लगाने वाले नियमों अलग कर दिया गया। हमारे प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल ने हमारे सर्वर में किसी भी तरह की आगे की सेंध को रोकने और हमारे डेटा की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया। अमन ने चुपचाप एक समझदार नज़र से विवरण पर विचार किया। आर्या ने अपना वर्णन समाप्त करने के बाद उसने वह प्रश्न पूछा जिसके बारे में वह उत्सुक था। मिस आर्या, मैं समझता हूं कि हमने कुछ महान कार्य किया है, लेकिन यह उस सीमा तक नहीं है कि हम इतनी सारी और शक्तिशाली समस्याओं पर हमला कर सकें। अमन का जवाब सुनकर आर्या हंस पड़ी। अमन, मुझे यह मत बताओ कि तुमने पायरेट साइट्स या प्ले स्टोर के अलावा किसी अन्य जगह पर कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं देखा है। इसके अलावा क्या तुमने कुछ ऐप्स के प्रीमियम संस्करणों के लिए मॉड एपीके का उपयोग नहीं किया है? लेकिन इसलिए समुद्री डाकू साइटिंग कोड जिपर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं समझ गया। अमन ने समझदारी भरी नज़र से सिर हिलाया। यद्यपि उन्होंने ट्यूशन फीस बचाने के लिए कभी भी किसी पायरेटेड वेबसाइट का उपयोग नहीं किया, फिर भी उन्होंने पायरेटेड वेबसाइटों से कुछ प्रीमियम व्याख्यान डाउनलोड कर लिए थे। इसके अलावा कुछ फिल्में। हाँ, वह भी दोषी था। अपनी शर्मिंदगी को छिपाते हुए अमन ने अपना चश्मा ठीक किया और विषय पर ध्यान केंद्रित किया। कैसा है? उसने सहज दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। आर्या, जो नए सॉफ्टवेयर का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन कर रही थी, बड़ी आंखों और एक चमकदार मुस्कान के साथ ऊपर की ओर देख रही थी। यह कमाल है अमन, यह एक क्रांति है। उसकी खुशी साफ झलक रही थी। वह अपनी सीट से उछल पड़ी, उसके हाथ ताली बजाने लगे। सॉफ्टवेयर फर्म, कंपनियां और यहां तक कि सरकार भी हमें इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए कोई भी रकम दे सकती है, उसने कहा। उसकी आवाज लगभग चिल्लाने की आवाज तक पहुंच गई थी। उसके उत्साह से थोड़ा अचंभित होकर अमन उसे चकित भाव से देखता रहा। उसने धीरे से पलकें झपकाईं, उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं और उसने सोचा, क्या मैंने वाकई कुछ बहुत बड़ा बना दिया है? क्या इससे परेशानी होगी? तो आप इसे कब जारी करने की योजना बना रहे हैं? आर्या ने पूछा। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। अमन ने घबराहट में अपना गाल खुजलाया। उसकी नज़र जमीन पर गिर गई। यह चीज़ वैश्विक स्तर पर रिलीज करने के लिए थोड़ी बड़ी है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? मिस आर्या, कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश करें और देखें कि क्या वे पैकेज खरीदने के लिए तैयार हैं। जहां तक किसी खास कीमत की बात है, हमें बातचीत करनी होगी। आर्या कुछ देर के लिए रुकी। उसकी भौहें सोच में डूबी हुई थीं। एक पल के बाद उसके चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अमन, मेरे कुछ दोस्त यूएलएस में हैं। चूंकि हम वैसे भी वहां जा रहे हैं, तो क्यों ना हम उन्हें एक मौका दें? हो सकता है कि वे हमें काफी मोटी रकम देने को तैयार हों। अमन की आंखें चमक उठीं और उसने सहमति में सिर हिलाया। हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही वे चीजों को अंतिम रूप दे रहे थे, उन्होंने एक जोरदार शोर सुना, जिसके बाद कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक तेज आवाज गूंजी। कहाँ है वह?